रिसेंटली मेरे दोस्त के पापा के साथ एक्सीडेंट हुआ और उनको लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और उन्होंने हॉस्पिटल में लगभग 20 दिन बिताए, जिसका टोटल कॉस्ट था समवेयर 2.5 लाख से लेकर के 2,75,000 तक। अब इस केस में मेरे दोस्त के पास जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी सेविंग्स तो गई, बट ओवर एंड अबव उसने 50,000 रुपये का पर्सनल लोन लिया था टू पे दी मेडिकल एक्सपेंडिचर। बट द थिंग इज़ ये कभी भी हो सकती है और किसी के भी साथ हो सकती है। इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हम कंट्रोल कर सकते हैं इस इंसिडेंट के होने के बाद के एक्सपेंडिचर को। कैसे? बाय बाइंग अ इंश्योरेंस प्लान। वो हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस प्लान हो एज वेल एज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीए गोविंद और आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। और आज है डे 7 ऑफ चैलेंज 75 डेज। सो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए वाइल बाइंग दी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर अस। सो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पर एक कवर आपको दिया जाता है बाय हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जिसके लिए आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। और इन केस अगर कोई भी पर्सन जो इंश्योर्ड है उसको कोई भी हेल्थ इशू होता है तो इन दैट केस जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर होगा वो सारा एक्सपेंडिचर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी और आपको अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना है। सो अब क्या होता है कि कभी भी अगर 1-2 इवेंट ऐसा हो जाता है ना साल में, तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है ना वो पूरी की पूरी हिल जाती है। और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने का मतलब ही यही होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएं। जो हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है हम उनको लिक्विडेट ना करके हम एक स्मॉल प्रीमियम पे करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट हमारे पास एक कवर अवेलेबल हो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। अगर मानते हैं कुछ हो जाता है तो वो कवर हमें इस सिचुएशन से डील करने में हेल्प करेगा। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल टू हैव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो नाउ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किन को करवाना चाहिए? सो अनलाइक द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम उन्हीं लोगों का करते हैं जो कि अर्नर होते हैं और जिनके डिपेंडेंट्स होते हैं। सो दैट मीन्स कि अगर उस अर्नर को कुछ हो जाता है तो वो जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है ना, उससे इनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको आगे की लाइफ सर्वाइव करने में हेल्प मिले। बट इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इशू किसी को भी हो सकता है, एंड दैट इज़ वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सबके लिए ज़रूरी है और सबके लिए हमें लेना चाहिए। सो नाउ द थिंग इज़ हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए लेना चाहिए, बट हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेना कब चाहिए? कीप इन माइंड, जितने ज़्यादा आप यंग होगे ना उतना प्रोबेबिलिटी कम होता है आपके बीमार होने का, और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनियां कम प्रीमियम चार्ज करती है फॉर द यंग पीपल। जैसे जैसे आपकी एजेस बढ़ते हैं डिजीजेस भी उसके साथ साथ बढ़ते हैं, और दैट इज़ वाई जो प्रीमियम होता है वो भी उम्र के साथ साथ बढ़ता है। तो जितनी ज़्यादा आपकी एज होगी प्रीमियम उतना ज़्यादा आपको हैवी पे करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई जितना जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को बाय कर सकते हो उतना जल्दी आपको करना चाहिए। इन केस अगर आप कोई भी क्लेम नहीं करते हो तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। नो क्लेम बोनस जो है वो 5% से लेकर के 100% ऑफ सम अश्योर्ड हो सकता है। दैट मीन्स कि आपको इतना परसेंटेज बोनस मिल सकता है अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं किया है, और वो भी विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम। अब बात करते हैं एम्प्लॉय के बारे में। जनरली एम्प्लॉय को क्या होता है कि कॉर्पोरेट जो होते हैं ना वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देते हैं, बट उस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का जो कवर होता है ना वो जनरली 3 से 5 लाख रुपए तक होता है, और एट द सेम टाइम उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे होते हैं जो आपके लिए फेवरेबल नहीं होते हैं। द सेकेंड थिंग कि जब भी आप वो कंपनी छोड़ोगे तो आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी को यूज नहीं कर पाओगे, वो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। एंड दैट इज़ वाई पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए ओवर एंड अबव कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखते हैं जो हमें देखना चाहिए वाइल सेलेक्टिंग द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर अस। तो सबसे पहली बात होती है आइडियल कवर की। आइडियल कवर कितना होना चाहिए? जनरली आइडियल कवर शुड बी 5 to 7 लाख, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट जनरली ये 5 से 7 लाख रुपए तक का तो एटलीस्ट होना चाहिए, जो कि सफिशिएंट है 20 से 25 दिन के हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर के लिए ऑफ एनी एवरेज हॉस्पिटल। बट ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आप हाई प्रीमियम पे कर सकते हो तो आपको जनरली कवर ज़्यादा लेना चाहिए, एंड और आपके पास में टॉप अप और एड ऑन भी अवेलेबल होते हैं। इन दैट केस आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप अपने कवर को और इंक्रीज कर सकते हो। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं रिलेटेड टू को पेमेंट। को पेमेंट का मतलब होता है वो अमाउंट जो आपको खुद पे करना है और उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% को पेमेंट है तो 100 में से 10 रुपये आपको पे करना पड़ेगा और 90 रुपये जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो आपको ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी चूज़ करना है जहाँ पर को पेमेंट 0 हो।
क्योंकि हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी इसीलिए रहे हैं कि कम से कम हमारे जेब से एक्सपेंडिचर हो, और जो भी एक्सपेंडिचर होता है मेजरली वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करे, एंड दैट इज़ द सोल पर्पस। उसीलिए आपको ऐसा प्लान चूज करना है जिसका को पेमेंट जीरो होगा। अब कुछ एक्सक्लूजन्स भी होते हैं, जब भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हो तो वहाँ पर एक्सक्लूजन्स को जरूर चेक करना, अदरवाइज हो सकता है कि आप जब इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको सरप्राइज मिले कि ये तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड था, इसका तो क्लेम मिल ही नहीं सकता है। अब हम बात करते हैं पेमेंट मेथड के बारे में। जनरली क्या ऑप्शन होता है कि जैसे ही आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो तो सबसे पहले आपको वो एक्सपेंडिचर पे करना पड़ेगा, देन इंश्योरेंस कंपनी आपको रिम्बर्स करती है। ऑन द अदर हैंड सेकेंड होता है कैशलेस ऑप्शन। इन दैट केस जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी पे करती है और आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है, एंड दैट इज़ द बेटर ऑप्शन। इसीलिए आपको ऐसा इंश्योरेंस प्लान चूज करना है जो कैशलेस होना चाहिए। दैट मीन्स सारा एक्सपेंडिचर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना है। अब आपको ऐसे प्लान को चूज करना है जिसके बेस्ट हॉस्पिटल नेटवर्क्स हो, स्पेशली जो आप प्रेफर करते हो, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपके आसपास में जो हॉस्पिटल्स है ना वो भी वहाँ पर कवर होना चाहिए, सो दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी वहाँ पर जा करके ईजिली आप अपना इलाज करवा सकते हो। सो द नेक्स्ट इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो भी आपने हॉस्पिटल में जाने से पहले टेस्ट करवाए होंगे या फिर कंसल्टेंसी करवाई होगी तो उसके जो पेमेंट्स हैं वो भी उसमें कवर होनी चाहिए। एट द सेम टाइम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि जब आप डिस्चार्ज होते हो तो डॉक्टर का जो फी होता है, आपने कोई टेस्ट करवाया होगा, मेडिसिन एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो वो सारे चीज़ें इस प्लान में कवर होनी चाहिए। सो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है जब भी आप प्लान को खरीदते हो कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स उसमें कवर्ड हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड का मतलब होता है कि जब आप इंश्योरेंस प्लान लेते हो तो उस वेटिंग पीरियड में वो इंश्योरेंस प्लान काम नहीं करेगा। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई भी बीमारी उस वेटिंग पीरियड में होती है और अगर आप इलाज करवाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई भी पेमेंट नहीं करेगी। सो दैट इज़ वाई आपको ऐसा इंश्योरेंस प्लान चूज करना है जिसमें वेटिंग पीरियड जो है वो कम से कम होना चाहिए। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द रूम रेंट लिमिट। क्या होता है कि जब भी आप इंश्योरेंस प्लान खरीदने जाते हो ना तो उसका जो टोटल कवर होता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज रूम रेंट लिमिट का होता है। इसको एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। लेट सपोज कि 10 लाख रुपए का कवर है और उसका 1% जो है वो रूम रेंट लिमिट है। तो अगर आपका जो रूम रेंट है जहाँ पर आप एडमिट हुए उसका अगर रेंट 12,000 रुपये है तो 1% दैट इज 10,000 रुपीज़ ही इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ओवर एंड अबव जो 2,000 रुपये है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा उस रूम रेंट के लिए। और इसके साथ साथ जो भी अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो भी इसी के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। सो कीप इन माइंड आपको ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए जहाँ पर रूम रेंट लिमिट जो हो वो जीरो हो। सो द नेक्स्ट इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ आप डिस्क्लोज ना करके ना, आप हो सकता है कि प्रीमियम जो होगा वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा, बट जब आप उसको क्लेम करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट इज़ वाई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ अगर है आपको तो वो आपको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना चाहिए, सो दैट इवन अगर आपको थोड़ा हायर प्रीमियम पे करना पड़े बट एट द टाइम ऑफ क्लेम वो ईजिली सेटल्ड हो जाए। इसके साथ ही आपको इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 80D डिडक्शन भी मिलता है। अगर आप अपने या फिर स्पाउस के लिए करते हो तो 25,000 रुपीज़, एंड ओवर एंड अबव अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हो तो वहाँ भी आपको 25,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिलता है। बट अगर आप में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो ये अमाउंट 25,000 रुपीज़ से 50,000 रुपीज़ तक का हो जाएगा और 50,000 रुपीज़ तक का आपको डिडक्शन मिलेगा। वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, बट बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम इस लिमिटेड पीरियड में कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो वहाँ पर, सो मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक